क्रांतिकारियों में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का एक विशेष स्थान था। 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल एक कवि, शायर, साहित्यकार, इतिहासकार, अनुवादक होते हुए एक महान क्रांतिकारी थे। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को गरीबी, भूखमरी, पैसों की कमी, कठिनाइयां विरासत में मिली थी। लखनऊ में रहते हुए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल का संपर्क भारत के क्रांतिकारियों से हुआ। क्रांतिकारियों के संपर्क में आते ही पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने पैसों का अभाव, हथियारों का अभाव, गुप्तचरों का जाल, क्रांतिकारियों की बौखलाहट, क्रांतिकारियों की दुर्दशा सबका अनुभव किया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने 11 पुस्तकें लिखी। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल इन पुस्तकों का प्रकाशन करके धन जुटाना चाहते थे और भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांति करना चाहते थे। पुस्तकों के प्रकाशन से भी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को इतना धन प्राप्त नहीं हो सका। अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली, यह पुस्तक प्रकाशित कर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को कुछ पैसे मिले तथा कुछ समय बाद ही ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली नामक पुस्तक को जब्त कर लिया। तत्पश्चात पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने देशवासियों के नाम संदेश नामक पर्चा छपवाया। इसे भी ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। आगे चलकर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने 11 पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिसमें लगभग सभी को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। सभी क्रांतिकारी, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल भी और लगभग सभी क्रांतिकारी HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक संगठन से जुड़े हुए थे। उस समय भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। 1920 में शुरू हुआ था गांधी जी का असहयोग आंदोलन। 1920 में शुरू हुआ था गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। तत्पश्चात चोरी की कांड के बाद 1922 में फरवरी 1922 में चोरी कांड हुआ और असहयोग को गांधी जी ने रोक दिया। जलियांवाला कांड हुआ, उससे पहले पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ। फिर अचानक से असहयोग का रुक जाना, इन सब से एक विचारधारा उत्पन्न हुई जिसे क्रांतिकारी विचारधारा कहते हैं और एक अलग दल बना, क्रांतिकारियों का एक दल। असहयोग को रोकने के बाद, असहयोग जब रुका, उसके बाद देश में 3 तरीके की विचारधाराएं सामने आई। पहला, परिवर्तनवादी। ये ऐसे लोग थे, इनमें परिवर्तनवादियों में ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि गांधी जी का जो नियम था असहयोग के टाइम, जो उनके रूल थे, उसमें चेंजेस करके देश को चलाया जाए। और एक दूसरे लोग थे, एक दूसरा संगठन आया जो था अपरिवर्तनवादी, जो असहयोग आंदोलन के समय जो रूल्स बने थे उन्हीं रूल्स पे आगे बढ़ना चाहते थे। परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी में सिर्फ एक मायने में अंतर था। अपरिवर्तनवादी जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो गांधी जी ने रूल्स बनाए थे उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। वे चाहते थे कि वे उसी ढर्रे पे आगे बढ़ें, जैसे ब्रिटिश सरकार को सहयोग न देना, होली जलाना, कपड़ों की, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, शराब की दुकानों, ठेकों पर धरना देना। और परिवर्तनवादी इन सब कार्यों को करते हुए एक और कार्य करना चाहते थे, वो था लेजिस्लेटिव असेंबली में चुनाव लड़ना और वहां जाकर, सरकार में जाकर चीजों को बदलना, उनकी सोच को बदलना और देश को आजाद करना। परिवर्तनवादी सिर्फ एक परिवर्तन चाहते थे, वे था लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रवेश। लेजिस्लेटिव असेंबली में परिवर्तनवादी प्रवेश करना चाहते थे, जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई, जिन्ना, एनी बेसेंट जैसे नेता प्रमुख रहे। और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज
मोतीलाल नेहरू जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। ये परिवर्तनवादी विचारधारा के थे और अपरिवर्तनवादी विचारधारा के लोग अभी भी कांग्रेस में थे। एक तीसरा विचारधारा था क्रांतिकारी। जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे बड़े बड़े क्रांतिकारी जुड़े हुए थे। इसी समय 1924 में जब असहयोग खत्म हो गया था, 1922 में असहयोग को रोक दिया गया था, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इन सब के कारण क्षुब्ध होकर क्रांतिकारी विचारधारा खुलकर सामने आई और 1924 में एक संगठन बना जिसे इन शॉर्ट HRA कहते हैं। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में बना। हालांकि पहले से ही क्रांतिकारियों के लिए एक मंच था अनुशीलन समिति पहले से ही 1902 से ही अनुशीलन समिति कार्यरत थी और ये क्रांतिकारियों को बढ़ावा देती थी। अनुशीलन समिति का मेन उद्देश्य था वंदे मातरम के प्रणेता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पथ को, उनके विचारों को, उनके मार्गों का अनुशीलन करना। जितने भी क्रांतिकारी संगठन बने, जैसे कि अनुशीलन समिति जो 1902 में बनी, इससे ही अनुशीलन समिति ढाका और युगांतर जो समिति है, युगांतर एक संगठन है, वो भी अनुशीलन समिति से ही बनी। और जो एक और है अनुशीलन समिति ढाका की, ये वाली जो 1902 की अनुशीलन समिति थी, ये कोलकाता में थी। और जो एक और अनुशीलन समिति बनी, अनुशीलन समिति जो कोलकाता में थी, उसी की ब्रांच है और ये ढाका में बनी। इसके बाद युगांतर बनी। युगांतर भी क्रांतिकारियों का जन्मस्थली कहा जाता है। युगांतर में भी बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग जुड़े हुए थे। तत्पश्चात 1924 में HRA बना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। आगे चलकर सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद मिलकर जब HRA को पुनर्जीवित करते हैं तो HSRA बनता है। HSRA जो HRA का ही नवनिर्मित नाम रहा। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। 1924 में जब HRA बना तो इसमें लाला हरदयाल का विशेष योगदान रहा। रामप्रसाद बिस्मिल लखनऊ में रहते हुए स्वामी सोमदेव के संपर्क में आए। स्वामी सोमदेव के संपर्क में रामप्रसाद बिस्मिल आए और उसी समय हरदयाल का एक पत्र रामप्रसाद बिस्मिल को मिला, जिसमें लिखा हुआ था कि रामप्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद जाकर सचिंद्र सान्याल से मिले और एक नए पार्टी का गठन करें और उसका संविधान बनाए और उसका पर्चा बंटवाए। तत्पश्चात रामप्रसाद बिस्मिल हरदयाल का पत्र लेकर इलाहाबाद आए। रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, योगेंद्र चंद्र चटर्जी जैसे बड़े नेता एक मीटिंग करते हैं और HRA के संगठन की बात को सामने रखते हैं। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कार्यभार देकर सचिंद्र सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी बंगाल चले जाते हैं। बंगाल पहुंचकर सचिंद्र सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं और इधर उत्तर प्रदेश में रामप्रसाद बिस्मिल अपना कार्यभार आगे बढ़ाते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल को बहुत जल्दी ही पैसों की कमी खलने लगती है। रामप्रसाद बिस्मिल के पास अब पैसे नहीं थे कि क्रांति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बम बनाया जाए, कैसे हथियारों को मंगाया जाए, इन सब की कमी हो रही थी। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने आयरलैंड के क्रांतिकारियों ने जैसे अपने क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए डकैतियां किया था, वैसे ही उन्हीं के तर्ज पर पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने भी डकैती करने का सुझाव रखा। और 25 दिसंबर क्रिसमस डे की रात को, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है। क्रिसमस डे की रात को 25 दिसंबर 1924 को बमरौली में रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में एक डाका डाला गया।
बमरौली में रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में प्रथम डाका डाला गया 1924 में। 25 दिसंबर 1924 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में प्रथम डाका या प्रथम लूट बमरौली में की गई। बमरौली में लूट करने के बाद पर्चे छपवाए गए और उन पर्चों को विजय कुमार नाम के छद्म नाम से विजय कुमार नाम के छद्म नाम से एक पर्चा छपवाया गया। वो पीले रंग का पर्चा और उसमें एचआरए के नीतियों और उसकी क्रांतिकारी विचारधाराओं को प्रकाशित किया गया और उस पर्चे को गांव-गांव, शहर-शहर में बांटा गया। सचिंद्र सन्याल भी और योगेश चंद्र चटर्जी ने भी इन पर्चों को बांटा। सचिंद्र सन्याल को बांकुरा में सचिंद्र सन्याल को पर्चे बांटते हुए गिरफ्तार कर लिया गया तथा योगेश चंद्र चटर्जी को हावड़ा स्टेशन पर उतरते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सचिंद्र सन्याल और योगेश चंद्र चटर्जी अलग अलग जेल में थे। इन दोनों को अलग अलग जेल में रखा गया जिससे कि क्रांतिकारी अपनी कोई नीति ना बना सके, कोई षड्यंत्र ना रच सके। अब एचआरए का पूरा कार्यभार रामप्रसाद बिस्मिल के ऊपर आ गया था। रामप्रसाद बिस्मिल अब और पैसों की कमी को महसूस करने लगे थे। आगे चलकर रामप्रसाद बिस्मिल ने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी में एक डाका डाला। 7 मार्च 1925 को बिचपुरी में रामप्रसाद बिस्मिल ने एक और डाका डाला और 24 मार्च 1925 को एक और डाका। सचिंद्र सन्याल और चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी के गिरफ्तार होने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल ने 7 मार्च 1925 को बिचमरी में एक डाका डाला और 24 मार्च 1925 को द्वारिकापुरी में डाका डाला। इससे उन्हें ज्यादा पैसे नहीं मिले। इन दोनों डाका डालने के बाद रामप्रसाद बिस्मिल को ज्यादा पैसे नहीं मिले। अतः अब उन्होंने एक नई योजना बनाई कि अब जितनी भी लूट करेंगे, जितने भी वे डाका डालेंगे, लूट करेंगे, वो सब सरकारी खजाने से करेंगे। तत्पश्चात शाहजहांपुर में रामप्रसाद बिस्मिल के घर पे एक सभा बुलाई गई और रामप्रसाद बिस्मिल के घर पर काकोरी कांड की रणनीति तैयार की गई। शाहजहांपुर में रामप्रसाद बिस्मिल के घर पर एक सभा ने काकोरी कांड की रणनीति तय की। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड घटना की तारीख तय की गई। सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाली ट्रेन में 8,000 रुपए और कुछ हथियार रखे हुए थे, जिसकी खबर रामप्रसाद बिस्मिल तथा उनके सहयोगियों को थी। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जाती हुई ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर रोक लिया गया और उस पर हमला किया गया। हमले में 8,000 रुपए लूट लिए गए। उस समय 8,000 एक बड़ी रकम थी। 8,000 रुपए लूटे गए और कुछ हथियार लूटे गए। उस समय 14 व्यक्ति उस डिब्बे में मौजूद थे, जिसमें से 2 अंग्रेज फौजी थे जो हथियारों से लैस थे। जो अंग्रेज फौजी थे और वो हथियारों से लैस थे, लेकिन क्रांतिकारियों का कुछ भी नहीं कर पाए। और जो अंग्रेज ड्राइवर था वह इंजन के पास ही लेटा हुआ था, वो छुप के लेटा हुआ था। और 2 अंग्रेज फौजी जो थे वो भी हथियारों से लैस होते हुए भी छुपे हुए थे डिब्बे में और क्रांतिकारियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और जितने बचे हुए लोग थे वो सब जाके शौचालय में छुपे हुए थे। कुछ दिन बाद ही और फिर ये लूट हो गई, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। 8,000 रुपए लेके वहां से सारे क्रांतिकारी फरार हो गए। कुछ दिन बाद ही 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके इनके ऊपर ट्रायल चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। इनके मुकदमे में, इस विरोध में इनके कि इन्हें फांसी ना हो, काले पानी की सजा ना हो, इनके विरोध में मोतीलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू, मालवीय, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बड़े नेता सामने आए। गांधी जी भी अपने विचार सामने रखे, लेकिन गांधी जी क्रांतिकारियों के पक्ष में खुलकर कभी भी सामने नहीं आए। वे अहिंसा के पुजारी थे, वे कभी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करते थे। 14 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर ट्रायल चलाया गया और राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा हुई। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई। राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र प्रसाद को, रोशन सिंह लाहिड़ी को, अशफाक उल्लाह खां को और राम प्रसाद बिस्मिल को, राजेंद्र प्रसाद को, रोशन सिंह लाहिड़ी को, अशफाक उल्लाह खां को, इन चार व्यक्तियों को फांसी की सजा हुई और सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास या फिर काले पानी की सजा हुई। सचिंद्र सन्याल जो बांकुरा में पर्चा बढ़ते हुए गिरफ्तार कर लिए गए थे, वे काकोरी के पहले गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन काकोरी कांड में उनका एक विशेष योगदान को मानते हुए उन्हें काले पानी की सजा हुई। मनमथ नाथ गुप्त जो राजेंद्र प्रसाद और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नेताओं के साथ काकोरी कांड में ट्रेन में लूट करते हुए पकड़े गए थे, उन्हें 14 वर्ष की सजा हुई। इस प्रकार काकोरी कांड में 4 बड़े क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई, सचिंद्र सन्याल को काले पानी की सजा हुई और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बिखर गया। अब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन अपनी जीर्ण अवस्था में बचा हुआ था। ध्यातव्य है कि अशफाक उल्लाह खां पहले मुसलमान थे जो देश के लिए शहीद हुए थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया था। काकोरी कांड के जो प्रश्न आते हैं वह उसके डेट पे आते हैं कि काकोरी कांड कब हुआ। तो 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर हुआ। काकोरी एक स्टेशन है जहां पर सहारनपुर से लखनऊ जाते हुए ट्रेन में लूट की गई थी। काकोरी कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा हुई? तो राजेंद्र प्रसाद, रोशन सिंह लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को। अगर प्रश्न ये बनता है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी कांड में काले पानी की सजा हुई, तो सचिंद्र सन्याल को काले पानी की सजा हुई। मनमथ नाथ को 14 वर्ष की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को जब ट्रायल के समय जेल से कोर्ट ले जाया जाता था और फिर कोर्ट से जब जेल ले जाया जाता था तो वे रास्ते में सरफरोशी की तमन्ना नामक गजल गाते हुए जाते थे और सरफरोशी की तमन्ना नामक गजल को गाते हुए मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट को चढ़ाते थे। राम प्रसाद बिस्मिल ने मन की लहर, बोल्शेविकी की करतूस, मन की लहर, स्वदेशी रंग, क्रांतिकारी जीवन जैसी पुस्तकों का प्रकाशन किया। राम प्रसाद बिस्मिल ने 11 पुस्तकों का प्रकाशन किया, जिसमें अमेरिका को स्वाधीनता कैसे मिली, देशवासियों के नाम संदेश, यह एक इनका पर्चा है, देशवासियों के नाम संदेश यह इनका पर्चा है, और इनकी पुस्तक बोल्शेविकों की करतूत, मन की लहर, स्वदेशी रंग, क्रांतिकारी जीवन, ये सब इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। सरफरोशी की तमन्ना एक गजल है जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा। राम प्रसाद बिस्मिल की यह गजल और इनकी पुस्तकों पे कई बार प्रश्न बनते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा कब हुई? तो दिसंबर 1927 में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र प्रसाद और अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 को फांसी की सजा हुई।